लेक्चर 49 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FAR 1 का स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन कर लें। बैड आउटफुट डेट वाला सवाल कर लिया था घर जाके कंप्लीट। चलें वो देख लेते हैं क्विकली, उसको भी कर लेंगे, बल्कि पहले उसको कर ही लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन बना लिखाना शुरू करें। जो कल वाला था, जितना कल वाला था वो तो कर लेना। ईयर 1 मुझे याद है थोड़ा सा। सेल्स की थी हमने कितनी? उधर ही रखिए जी, मैं ज़रा यहाँ से वो फाइल निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, जी इधर ले आए ज़रा आमिर भाई। ये क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने ईयर 1 लेके ईयर 2 को अज्यूम किया था कि बिजनेस बंद कर दिया है। जो कल समझाया था वो समझ आ गया? चले अच्छी बात है। नहीं बना सका अभी तक हैंड आउट, बहरहाल आप लोगों को जब लेक्चर मिलेगा तो बन ही जाएगा, जब बनेगा तो आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। क्वेश्चन बहरहाल सामने रिवीजन हो गई थी हमारी। इस क्वेश्चन को आप इसी हिसाब से ज़रा कंप्लीट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर ऑफ डाटा है, फर्स्ट ईयर का डाटा है। सेल्स 10,000, कैश रिसीव 3,000, प्रोविजन 10%, ईयर एंड 31 दिसंबर 18 है, ठीक है। तो कितनी सेल्स की हमने? ओपनिंग कितना था? 0। सेल्स डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 10,000 से, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 3,000 से, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया था हमारे पास 7,000। ठीक है जी। फिर हमें हमसाय ने क्या बताया था? 100 में से 10 तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोविजन हमने क्रिएट की शक की बुनियाद पर। कितने डेटर्स नहीं आएंगे? तो उसका नाम रखा था हमने अकाउंट का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। ले जाओ, ब्रॉड डाउन कितना है? 0। वहाँ पर पड़ा हुआ ले लो। अच्छा, उसके बाद हमें शक है कि 7,000 में से 10% नहीं आना, ठीक है। तो क्लोजिंग पर 10% जब लगाएंगे तो क्लोजिंग ही बनेगा ना। तो हम इंट्रो को याद करें तो हम प्रोविजन का जो बैलेंस निकाला करते थे उसे प्रोविजन के अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस लिखा करते थे, ठीक है। तो क्लोजिंग 7,000 इंटू 10% 700 आया था, ठीक है जी। और बैलेंसिंग फिगर बैड डेट एक्सपेंस होता है। हालांकि ये भागे नहीं है, अभी फ्यूचर में एस्टीमेट है कि इतने भाग सकते हैं, तो इस एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एस्टीमेट की बेस पर, ठीक है। तो एस्टीमेट की बेस पर इस एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड किया था। इधर बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट, ज़्यादा तो अगर तो यहाँ रोशनी तो नहीं पड़ रही? ज़्यादा पड़ रही है सर, ऑनलाइन वालों को पड़ रही है। अच्छा जी। तो इनकम स्टेटमेंट की एक्स टैक्स 2018 है फर्स्ट ईयर, और ये 2018 बोल दिया था ना, ईयर एंड 31 दिसंबर 18। तो ईयर 1 जो है वो 2018 वाला साल है, ठीक है ना। ऐसे लिख लेते हैं, चलो अच्छा हो जाएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, ठीक है। तो 2018 के लिए बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 700, ठीक है। ये फिगर एक्सपेंस की ये जाया करती है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपको पता है क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं। 7,000 क्लोजिंग डेटर्स हैं, 700 इसकी क्लोजिंग प्रोविजन है। डेटर्स अपनी जगह कायम दायम है क्योंकि अभी ये लोग भागे नहीं हैं एक्चुअल में, इसलिए डेटर्स को क्रेडिट नहीं किया। अंदाजे की बुनियाद एक अंदाजे वाला एक्सपेंस प्रोविजन बना लिया हुआ है हमने, ठीक है। और उसको हम बैलेंस शीट के अंदर जो है वो डेटर्स में से नेट करके शो करते होते हैं करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में डेटर्स जो हैं वो 2018 में देखें तो 7,000 माइनस 700 60, ठीक है 6,300 डन जी। ये काम कल किया था ओके। नेक्स्ट ईयर आया जी। अब यहाँ से हमने समझ लिया था सही में कॉन्सेप्ट अगले साल सिफर करके, ठीक है ना। लेकिन अब जरा इस सवाल को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ जी 31 दिसंबर 19 वाला। तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाएंगे। 7,000 और प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स भी 7,000। अच्छा कितना, सॉरी 7,000 नहीं, कितना 700। ये रकम जनवरी 19 का बैलेंस है। ओके अच्छा जी, कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जांपल 1, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर। कल मैंने क्या अज्यूम किया था, कल वो मैं सवाल बना दूंगा आपको हैंड आउट के अंदर। कल मैंने अज्यूम किया था कि बिजनेस खत्म, ठीक है, और सिचुएशंस बनाई थी कि एक सिचुएशन ये है कि 7,000 पे शक था, शक था कि 700 नहीं आएंगे, ऐसा ही हुआ, 7,000 में से 6300 हो गया, 700 नहीं आए। एक सिचुएशन ये बनाई थी कि 7,000 आने थे, शक था 700 नहीं आएंगे, लेकिन 1000 भाग गए, और एक था 500। यानी कि तीनों सिचुएशन मैं आपको सोल्यूशन में कर दूंगा। कल हमने कर ली थी डिस्कस, ठीक है ना, सही है। लेकिन आज ये वाला सवाल ज़रा कर रहे हैं, अब दोबारा रिवीजन हो जाए पूरी। तो नेक्स्ट ईयर में सेल्स 20,000 की हुई, कैश 8,000 का रिसीव हुआ, तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 20,000, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 8,000। ये देखो, उसके बाद कहता है जी एक्चुअल बैड डेट्स कितने हुए, 300। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट जो डेटर में से क्रेडिट करने हैं, हम उसको कंपेयर किससे करते हैं, प्रोविजन से। 700 पे शक था, कितने भागे, 300, ठीक है ना। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ 300, इसको प्रोविजन के अकाउंट में हम ले जाया करते हैं। लेकिन ये हाँ, ये सेपरेट नहीं, बड़े हो गए हम, सेपरेट करके भी यहीं पे आता था ना भाई, तो आया पड़ा है ना, ठीक है। ओके जी, अब हम बड़े हो गए हैं। FR2 के अंदर भी यही वाला अकाउंट इसी तरह से यूज़ करेंगे, जिसमें इस तरफ रिटर्न ऑफ आया करेगा। देखो इधर कुछ भी नहीं था रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, हम इसको इकट्ठा करके ले जाते हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। अब देखा जाए तो ये रिवर्सल पड़ जाना है रिवर्सल। 700 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था, 300 एक्चुअल में भागे, यानी हमें 7,000 में से फिर 6,700 रिसीव हो गया होगा ना, ठीक है। लेकिन मामला ये है कि सवाल अभी चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो इसलिए ये बैलेंसिंग इधर नहीं निकाल सकते। ये 400 इधर आना ही था, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि बिजनेस चल रहा है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस साल भी 10% है। तो इस साल के क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं जी, 18,700। अब इन पर भी शक उसी तरह से ही है, तो जब इन पर शक है तो क्लोजिंग बैलेंस 18,700 का 10% लेंगे, 1870। अब अगर आप अलग अलग देखो ना, तो इस 700 में से 300 आया, 400 रिवर्स हो रहा था, लेकिन 1870 मजीद शक में इजाफा हो गया, ठीक है ना। तो 1870 ऊपर अगर सिफर रिज्यूम कर लें, तो यहां पर आता है 1870 का एक्सपेंस, बोलो ऐसे ही है। बैड डेट एक्सपेंस जो कि बैलेंसिंग निकाल रहे थे हम पहले, अभी बैलेंसिंग निकाला, मैंने वैसे बता दिया थोड़ी देर के लिए। 700 पे शक था, 300 भागे, 400 का रिवर्स करना था हमने, फिर मजीद 1870 पे शक बढ़ गया, तो ये एक्सपेंस में जाना था। तो ये एक्सपेंस और ये समझो इनकम नेट होकर ही शो करना था ना, इसलिए हम इसको अलग से शो करते ही नहीं है। हमने इसकी तरतीब ये रखी हुई है कि हम 700 और रिटर्न ऑफ इधर रखते हैं, प्रोविजन ओपनिंग शक यहाँ पे रखा, एक्चुअल रिटर्न ऑफ यहाँ पे नई प्रोविजन क्रिएट की, और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बताओ कितनी आ रही, एक मिनट, 1870 था ना, ये मैं जरा काट के प्रूफ करेंगे ना। अच्छा, अगर हम इस तरह से करते, ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल मैंने कहा कि ये मत करो, ये अलग से नहीं रिकॉर्ड करना, वो बस कभी कभी होता है, सिर्फ समझाने के लिए था कि अगले साल में मैंने बिजनेस क्लोज कर दिया, तो मैंने कहा था 700 पे शक था, 300 भागे, तो मतलब पिछले साल में 700 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था, असल में 300 भागे, तो 400 से एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, तो रिवर्स कर लो, याद आ रहा है। लेकिन आज जब हमने देखा इधर से रिवर्स भी हो रहा है, इधर से फिर चार्ज भी हो रहा है एक्सपेंस, तो हमने कहा यार ऐसे मत करो, नेट में ही एक फिगर निकालो, और नेट में क्या आ गया जी, 1470। ये बात समझ आई, इन दोनों को नेट करो तो यही बनता है, ठीक है। ये अब कल वाले कॉन्सेप्ट के साथ मैंने जोड़ा है, लेकिन पर्चे में हम ऐसे किया नहीं करेंगे, ठीक है। पर्चे में तो सिंपल जो रूल है, जो बचपन में हमने सीखा था, वो क्या है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपको, ठीक है। वो बचपन वाला रूल क्या है, याद करके बताओ। ओपनिंग लेते थे प्रोविजन, क्लोजिंग लेते थे, राइट ऑफ एक्सपेंस के लेजर से इधर ट्रांसफर करते थे, और बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। अगर इस तरफ आ रही है तो चार्जिंग, कभी कभी इस तरफ फिर भी आ जाती थी, तो रिवर्सल, सिंपल। तो कितना आ गया जी, 1470, ठीक है। अब ये एक्सपेंस कहां जाएगा, ये एक्सपेंस कहां जाएगा, रिटर्न ऑफ कभी भी नहीं जाएगा, ये एक्सपेंस कहां जाएगा। अच्छा, अगर प्रोविजन का शक का कोई रेट ना गिवन हो, तो जो रिटर्न ऑफ है वही एक्सपेंस होता है ना, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, प्रोविजन का रेट देता है, तो ठीक है ना। तो ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया 2019, ये एक्सपेंस था, ये भी एक्सपेंस 1470। और बैलेंस शीट में आते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, 18,700 में से माइनस होगा 1870,
तो देखा जाए ना तो 700 का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, तो फिर इंक्रीज लेते हैं हम, ये नहीं करते कि शक की बुनियाद पर हर दफ़ा दोबारा कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। बहरहाल जितनी बातें करते जाओ ये तो ख़त्म कभी नहीं होंगी, सादा कर लेते हैं अब बात को। कितना आ गया जी? 16, ठीक है। सादा बात, वही बचपन वाली स्टेप्स हैं। डेटर का क्लोजिंग निकालेंगे, ठीक है, प्रोविजन का रेट लगाएंगे और उसको प्रोविजन का क्लोजिंग बना लेंगे। ओपनिंग प्रोविजन को पड़ी है तो उसको लिख लेंगे, कोई राइट ऑफ हुए बैड डेट तो वो यहाँ पर लिखकर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करेगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में नेट हो जाया करते हैं। डेटर नेट ऑफ प्रोविजन हम शो किया करते हैं, ठीक है, उसको नोट कर लें, काफ़ी है इतनी रिवीजन। एक मिनट, एंट्री ज़रा रिवाइज करवाई थी मैंने, तो वह एंट्री ज़रा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसकी एंट्री क्या हो रही है, अब बड़े हो गए हम, हाँ, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस के अकाउंट में अब करते ही नहीं, हम वहां से करके इधर ही फेंकनी है ना, वहां से एंट्री करके ट्रांसफर ही करते थे ना, तो हम बड़े हो गए, हम बैड एक्सपेंस का लेजर बनाते ही नहीं, हम डायरेक्ट एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, ये अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट 300 से, ठीक है। ये क्या किया जी हमने, बैड डेट एक्चुअली रिटर्न ऑफ, जो एक्चुअल बैड डेट्स राइट ऑफ किए उनकी एंट्री की हमने, और ये जो बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है इसकी भी एंट्री हो रही होती है। ये एंट्री क्या हो रही है, जरा ध्यान से देख के बताओ। बैड डेट एक्सपेंस कहां पे, बैड डेट एक्सपेंस कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, और प्रोविजन का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो रहा है, डेबिट। तो एंट्री बन गई बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 1470 से, ठीक है ना। अगर कोई कह दे एंट्रीज कर दो तो ये एंट्रीज है, ठीक है ना। राइट ऑफ की एंट्री भी आपके सामने आ गई और प्रोविजन की एंट्री क्या होती है वो भी आपके सामने आ गई। ये भी इंट्रो के अंदर पढ़ी जाती हैं, लेकिन एज सच यूज़ नहीं होती, लेजर से यूज़ कर लिया करते हैं। लेकिन रेक्टिफाइंग एंट्रीज में कभी कभी एंट्री मांग लेता है, तो एंट्री करनी तो आनी चाहिए। अच्छा, रेक्टिफिकेशन में कैसे अप्लाई होगा, सुनो। मिसाल के तौर पर ये डेटर्स हैं, ये प्रोविजन है, ये सब कुछ हमने कर रखा है, बन चुका है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का सब कुछ। एरर पकड़ा गया जिसमें डेटर गलत है और रिकॉर्ड करते हैं तो डेटर क्या होता है, कम। रेक्टिफिकेशन करने से डेटर क्या होता है, कम, तो फिर प्रोविजन भी क्या होगी, कम, ठीक है। और अगर रेक्टिफिकेशन में डेटर बढ़ तो प्रोविजन भी बढ़, क्लोजिंग, ठीक है ना। तो ये रेक्टिफिकेशन के अंदर असर आ सकता है, तो उस वक्त ही यूज कर लेंगे। इस एंट्री को समझा दूंगा कि कैसे करनी है, फिलहाल इसको नोट कर लें। रिवीजन हो गई है हमारी बैड डाउटफुल डेट की, जल्दी करें, बीआरएस की रिवीजन भी करनी है आज। पहले स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स कर लें या पहले टेस्ट का सवाल कर लें, चलो पहले स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। तो इसमें अभी डाउटफुल डेट, बैड डाउटफुल डेट की रिवीजन की, अभी ये कर लेना यार, फिर बीआरएस में करेंगे, बीआरएस की रिवीजन करेंगे और फिर उसको भी कर लेंगे। तो वो हर जगह ही है भाई, रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ कि जगह जगह होना है इन्होंने। ये घर से करके नहीं आए थे आप लोग, फिर नोट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन 13 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, मुझे ये बताएं। एडजस्टमेंट 1 और 2 करवाने की ज़रूरत है? कोई एक बच्चा भी कह दे तो मैं करवाने के तैयार हूँ, बता दें जी। शर्त यह है कि अटेम्प्ट किया हो, देखें इफेक्टिवली काम करना बेहतर है। चलें, फर्स्ट से तो जान छूट गई ना, सेकंड रहेगी, सेकंड कर लेते हैं, फर्स्ट भी कर ही लेते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं काम। वाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड। कंप्यूटर कॉस्टिंग 240, परचेज ऑन यकम सितंबर, ईयर रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर रेक्टिफाइंग एंट्रीज। और 2 नंबर तो मुफ्त के थे। बी रिक्वायरमेंट किसी ने पढ़ी घर पे? क्या लिखा हुआ है? अ ट्रायल बैलेंस इज मेरली अ प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। नेम द टाइप्स ऑफ एरर्स व्हिच अ ट्रायल बैलेंस फेल्स टू डिस्क्लोज। ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ओरिजिनल एंट्री और कंपनसेटिंग एरर्स। याद है पहले दिन ये पढ़ाया था, तो 2 नंबर आए पड़े। देखो मैंने शायद बताया भी था, 2-3 दफा ऐसा हुआ है, इसने 2-3 नंबर का ये पूछा हुआ है, जस्ट नाम लिखने हैं, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ, ओके।
चलें ये 2 नंबर हो गया। अब रह गए 11। रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी थी, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं कही थी, तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज जहां डायरेक्ट हो सके डायरेक्ट भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पे ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग कर लेते हैं। हाँ जी, साल है हमारा ऊपर से पता लगा था 31 दिसंबर 17 वाला। 1 सितंबर 17 को एक ऑफिस कंप्यूटर खरीदा है हमने और गलती से वो परचेज में डेबिट कर दिया। यार ये एंट्री तो मैं नहीं करा, ज़बानी हो जाएगी, ये ज़बानी सुन लो। ओरिजिनल एंट्री कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट होना था 240 से, रॉन्ग, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट हो गया। रेक्टिफाइंग कंप्यूटर डेबिट करो, परचेजेस को क्रेडिट करो। और डेप्रिसिएशन के लिए शॉर्टकट, लंबा नहीं सोचना, एसेट बढ़ रहा है तो डेप्शन भी बढ़ा दो, ठीक है, एसेट बढ़ रहा है तो डेप्शन को भी बढ़ा दो, और डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक, ठीक है, देख लेते हैं। चलो यार होगी एंट्री, चलो फिर भी देखो। ओरिजिनल कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट होना था 240 से, ठीक है, रॉन्ग हुआ क्या, परचेजेस डेबिट। अब रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये ओरिजिनल रॉन्ग रिक्वायरमेंट नहीं होती, रेक्टिफाइंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए आप पर्चे में क्या करेंगे, वैसे भी कॉलम इस तरह से 3 बनाए ना तो पर्चे में मैनेज नहीं होते ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग। उसका हल ये है कि आप, रिक्वायरमेंट होती है रेक्टिफाइंग एंट्री ना, तो आप पहले सफ़े पे लिखें रेक्टिफाइंग एंट्री की हेडिंग देकर, और पहला सफ़ा आप रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए खाली छोड़ दें, दूसरे सफ़े पे जाएं और उसको दरमियान से आधा करें और ओरिजिनल और रॉन्ग वहाँ लिख लें। ओरिजिनल रॉन्ग असल कहानी होती है, ओरिजिनल रॉन्ग लिखा वहाँ से रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेंगे, और लकीली अगर आमने सामने सफ़े आ जाए फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। लेकिन रेक्टिफाइंग एंट्री रिक्वायरमेंट स्टार्ट में लिख लेनी है और ओरिजिनल रॉन्ग अगले सफ़े पे लिख लेनी है, वो वर्किंग होती है, ठीक है ना। अच्छा चलें बाहर, ये आप मैनेज कर लेंगे ये बात। अच्छा रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है जी, कंप्यूटर डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लो 240, कैश क्रेडिट होना था, हो गया, आपको जी नहीं पेबल था, फिर दूसरी तरफ पेबल होगा, क्योंकि रॉन्ग एंट्री के जिस इम्पैक्ट के बारे में सवाल खामोशों से सही अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ओके, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है जी, कंप्यूटर डेबिट कर दो और परचेज गलत डेबिट हुआ है, इसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के लिए मैंने कहा था लंबी सोच में मत पड़ना, एसेट की एसेट रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर एसेट आ जाए तो डेप्रिसिएशन ने भी हिट लेनी होती है, लेकिन रेट वगैरह गिवन हो तो, अगर सवाल में रेट गिवन ना होता तो फिर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं कर सकते थे, खुद से थोड़ी अज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री देखोगे, किसको देखोगे, रेक्टिफाइंग एंट्री में देखोगे एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो डेप्शन को भी बढ़ा दो, डेप्शन बढ़ाने की एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, और अगर एसेट कम हो रहा है तो डेप्शन को भी कम कर दो, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट डेप्शन एक्सपेंस उलट होगी एंट्री, ठीक है ना। अब एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाना है, डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इसी अमाउंट को 240 को पकड़ लोगे, वो कहता है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है, कोई रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं गिवन, तो 20% इंटू 4/12 क्यों, यकम सितंबर को ये आना था और नहीं दिखा हमने, ठीक है ना। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4/12 जी, 4/16 मैं कह 4/16 सही हो गया जी। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, बच्चे फरमा रहे हैं कि इसको कर लें। फर्नीचर कॉस्टिंग 1200 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 670 ऑन 31 दिसंबर 17 हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑन यकम नवंबर 17। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीब सी बात हो गई, अजीब सी बात हो गई। देखो 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 देखो, हमारा साल शुरू हो रहा है यकम जनवरी 17 पे और हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर। ये मेरे बच्चे इधर वाले भाई नज़र आ रहे हैं, ये नज़र नहीं आ रहा, रोशनी पड़ रही है, इधर नज़र आ जाएगा भाई। यकम जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17 पर हमारा साल है, ठीक है। अच्छा वो ये क्या कह रहा है, देखो वो कहता है फर्नीचर 1200 का था जिसकी बुक वैल्यू 670 थी 31 दिसंबर 17 पे। इस दिन कितनी बुक वैल्यू पड़ी है इसकी, 670। कहता है लेकिन वो ना यकम नवंबर को ही बिक गया था। क्या मतलब, क्या मतलब, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर। वो कहता है जी इस दिन ये बिक गया था, अगर इस दिन बिक गया था तो फिर इससे आगे तो इसकी बुक वैल्यू जानी नहीं चाहिए थी। मतलब ये 2 महीने की डेप्शन ज्यादा चार्ज होकर ये 670 पे पहुंचा होगा, समझ लो बात को। इस दिन डिस्पोज हो रहा है, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं आप। द प्रोसीड्स ऑफ 70 वर क्रेडिटेड टू सेल्स। अच्छा जी ये तो गलती है, ये तो रॉन्ग तो बाद में देखेंगे, पहले ओरिजिनल तो निकाल लें, मसला तो ओरिजिनल का ही होता है, ठीक है। तो कहता है ही डेप्रिशिएट्स फर्नीचर एट 10% पर एनम यूजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कैश डेबिट, और एसेट का नाम क्या है, फर्नीचर क्रेडिट, ठीक है। अब एसेट की कॉस्ट गिवन है तो एसेट अकाउंट में से कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी 1200, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो होती है डेट ऑफ
मतलब ये देखो, अगर मैं अकोमोडेशन निकालना चाहूं तो मैं कॉस्ट में से माइनस करूंगा WDV, लेकिन वो WDV डेट ऑफ सेल की होगी, ना के ईयर एंड की। अब मुझे ये बुक वैल्यू जो गिवन है ये ईयर एंड की गिवन है, मुझे ये बुक वैल्यू चाहिए यकम नवंबर की। बात समझ आ रही है? अगर मुझे यकम नवंबर की बुक वैल्यू मिल जाए ना, बुक वैल्यू ऑन यकम नवंबर 17, अगर ये बुक वैल्यू मुझे मिल जाए ना भाई, कमाल हो जाए। क्यों? क्योंकि कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू अक्यूमुलेटेड ऑप्शन होती है। क्या ख्याल है? और समझ आ रही है? अब ये 670 पे पहुंच चुका है भाई। आप मजबूरन मुझे इस तरह एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे जहाँ पे नजर आ रहा है बता दो। ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, उठ जाऊं फिर? भाई इधर देखो, नवंबर दिसंबर, वो इस दिन कह रहे हैं 670 है, कॉस्ट 1200 थी। अगर 670 माइनस कर देना 1200 में से, देखो कॉस्ट WDV चाहिए मुझे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे यकम नवंबर 17 की, तो मैं कॉस्ट में से माइनस करूंगा WDV ऑन यकम नवंबर 17। अब ये WDV तो यकम नवंबर 17 की है ही नहीं। अगर इसको माइनस करूं ना तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलेगी 31 दिसंबर 17 तक। 31 दिसंबर 17 तक तो ये एसेट हमारे पास रहा ही नहीं था। ठीक है, अब ये 2 महीने ज्यादा डेप्रिशिएट होकर यहां तक पहुंचा है। ठीक है, लेकिन शुक्र करो मेथड स्ट्रेट लाइन है, जिंदगी सुकून में है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 महीनों में कितनी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई होगी। इधर देखो, ये 31 नवंबर इधर लिखा हुआ आ गया भाई। ये यकम नवंबर 17 से 31 दिसंबर 17, इन 2 महीनों की डेप्रिसिएशन निकालना स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई मुश्किल है भाई? नहीं। कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, हम कहेंगे जी 1200 इंटू 10% इंटू 2/12 कितना बनता है? 20। ये 20 की, ये नजर आ रहा नहीं होगा पता नहीं सबको, 1200 इंटू 10% इंटू 2/12, आंसर इज ये 20 की डेप्रिसिएशन इन 2 महीनों की है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब 670 जो है ये 31 दिसंबर 17 पे पड़ा है। अगर मैं इसको यकम नवंबर 17 पे लाना चाहूं तो ये 20 इसमें ऐड कर दूं तो ये यहां पे वापस आ जाएगा। सादा सी बात थी जी। ठीक है, तो मुझे WDV जो चाहिए ऑन यकम नवंबर 17, उसके लिए ये WDV ये वाली चाहिए मुझे, ये इस दिन की चाहिए थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इधर देखो, मैं कहूंगा 670 पे ये पहुंचा पड़ा है, 20 माइनस हो गया था, 20 को प्लस कर दो, 20 को प्लस कर दो, ये 690 की WDV इस दिन की है। किसी को ना समझ आई हो तो बताएं। सबको समझ आ गई बात? बेटा माइनस 670 से -20 करोगे तो ये तो और कम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये यहां पे पड़ा है 20 माइनस होने के बाद। ठीक है ना, यानी कहानी इस तरह से है। इधर देखो, WDV ऑन यकम नवंबर 17 जो मैंने अभी निकाला 690, और इसमें से मजीद 2 महीने की डेप्रिसिएशन अगर लेस करें तो वो वहां पे है जहां पे सवाल ने इसको रखा हुआ है। तो आप कह रहे हो 670 में से माइनस कर दें 20 मजीद 650 पे आ जाए। मैं कह रहा हूं नहीं, ये तो बुक वैल्यू उसने दी हुई है 31 दिसंबर 17 की, मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूं यकम नवंबर 17 पे, तो ये 20 जो माइनस होकर यहां तक पहुंचा 670, इसको ऐड ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा ये समझ आ गई बात। कॉस्ट गिवन है 1200, तो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन आ गई 510, इसको मैं ऐसे ही कह देता हूं वर्किंग वन लेट से। और अच्छा यहां पे किया ही हुआ था काम, चलें आप वहीं पे वर्किंग वन ही कर लें। ठीक है बस, ओके, वहां पे जो कर लिया जी, वर्किंग वन मैंने बना ली। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी आ रही है? 510। अब बिका कितने का था? द प्रोसीड्स ऑफ 700। आगे देखते हैं किया क्या, लेकिन प्रोसीड्स हैं कितनी? 700। तो 10 रुपए का क्या आ गया? हाँ, गेन ऑन डिस्पोजल, इसको यहां पे लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस, बस। ठीक है ना, तो ये 1200 इधर ले आओ थोड़ा सा भाई, सही है। ये ओरिजिनल एंट्री लिख ली अगर, तो फिर कोई मसला है ही नहीं बचा। ठीक है, ओके, इसको मिटा दूं, अब ये उधर चला गया उस भाई की बरकत से। वैसे भी यहाँ पे पूरा नहीं आना था, अच्छा होगा उधर चला गया। भाई समझ आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो प्लीज। चलें आगे, डन। चलो, अब वरॉन्ग क्या हुआ? वो कहता है द सेल प्रोसीड्स ऑफ 700, यानी कैश ऑफ 700 वाज क्रेडिटेड टू इन्ना लिल्लाह। अकाउंटेंट भी कोई ऐसा ही था जिसकी इंट्रो एग्जाम्प्ट थी, उसको ये पता था कि कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। उसने पूछा भाई ये
काहे के पैसे हैं, एडमिन वाला आया 700 पकड़ा है यार, वो एसेट बिका, अच्छा बिका है मतलब सेल, मतलब ठीक है सेल, कैश डेबिट सेल क्रेडिट दोगी यार, ये डिस्पोजल है, डिस्पोजल की एंट्री तो ये है, ठीक है ना। तो डिस्पोजल की एंट्री तो पढ़ा लिखा अकाउंटेंट ही कर सकता है ना, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर दो। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। गेन क्रेडिट होना था, गेन थोड़ी एक लाइन छोड़ दें, वो हो सकता है ना ऊपर डेबिट वाली कोई चीज़ भी आ जाए। वैसे तरीका ये होता है कि ऊपर एक लाइन छोड़ी हुई हो तो डेबिट आ जाए बाद में ऊपर लिखने, जो मैंने दरम्यान में छोड़ी, ठीक है। गेन क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लो, ठीक है। गेन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। फर्नीचर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लो भाई 1200। सेल गलत क्रेडिट हुई पड़ी है, सही कर लो, तो डेबिट करना पड़ेगा। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई, लेकिन मैंने डॉट लगा दी है। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो डायरेक्ट करना चाहो ना, जो शॉर्टकट बनाया है वो क्या बनाया है, एसिड रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो एसिड कम हो रहा है तो डेप्शन को भी कम करो, एसिड कम हो रहा है डेप्शन को भी कम करने की एंट्री क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमने ऑलरेडी निकाल लिया 20, लेकिन मैं कह रहा हूं डायरेक्ट भी कर लें, अगर को करना चाहिए, पहले भी तो कर रहे थे, हम कहेंगे 1200 पर 2 महीने ज्यादा डेप्शन चार्ज हुई है, क्योंकि यकम नवंबर को बिक गया है, नवंबर तक तो डेप्शन होना ही था ना, तो 2 महीने ज्यादा डेप्शन किस महीने की चार्ज हो गई, नवंबर और दिसंबर। तो वही वाला काम जो वहां पे किया 1200 इंटू 10% इंटू 2/12, यहां पर डायरेक्ट भी निकल सकता था, लेकिन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20, इसलिए मैं ज्यादा डेप्शन कितनी चार्ज हो गई 670 पहुंचा हुआ 20 पे ना, तो उसको क्या करना है, रिवर्स, उसको रिवर्स कर दिया हमने 2020, ठीक है जी। एडजस्टमेंट 2 इज ओवर। क्वेश्चन है तो पूछ लें, आसान थी ना, ऐसे टाइम आएगी आप लोगों को जी। बेटा ओरिजिनल होनी थी, वो नहीं हुई, हाँ ओरिजिनल में ये एंट्री आएगी ना, ना बेटा ये तो होना चाहिए था इस तरह से 510 की एक्यूमुलेशन, ठहर जाना बेटा, रॉन्ग में नहीं आएगी, रॉन्ग में लिख लो, लिखना है तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि असल में हुआ क्या, उसने कुछ नहीं किया, ऐसा कह सकते हो आप जी, क्योंकि डेप्शन चार्ज होकर 670 पे पहुंचा हुआ, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि ओरिजिनल एंट्री क्या बता रही है, 510 पे एक्यूमुलेशन को रोकना है, लेकिन 20,000 चार्ज होने की वजह से वो 530 पे पहुंची हुई थी, तो हमने उसी को रिवर्स किया एक तरह से, 510 पे लाए हैं। रॉन्ग एंट्री में करना है तो कर दो यार, लिख दो, उसने डेप्शन डेबिट किया लेकिन फिर पूरे साल की डेप्शन डेबिट कर दिया उसने, तो लिखना है तो लिख लो, मुसीबत में पड़ना है तो भाई रिक्वायरमेंट क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्री, समझ आ रही है ना। हाँ अब मैंने बता दो दिया कि 20 की डेप्शन ज्यादा हुई है तो 670 पे पहुंचा हुआ है वो, अब रॉन्ग एंट्री रिक्वायर्ड है क्या, तो लिखना जरूरी है, तो क्यों खामा बेलने बाजू दे रहे हो, बेलना मीन्स वो नहीं जिससे अम्मा मारती हैं, ये अक्सर बच्चे ये समझते हैं, मैं कहता हूं ना बेलने बाजू ना दो, बच्चे समझते हैं कि वो बेलना जिससे अम्मा मारती हैं आपको घर पे, इधर आना, इधर आ तू क्या दही लेगा मोबाइल से लगे हैं, इधर आ, वो वाला बेलना नहीं, ये वो बेलना होता है जिसमें गन्ने के रस निकलता है, हाँ ये उसकी बात हो रही होती है, बंदा कहता है ना बेलने से बाजू ना दे दो, हाँ अम्मा वाला बेलना ही समझी जा रहे होते हैं, हद हो गई यार वैसे। अब भाई रेक्टिफाइंग एंट्री इज रिक्वायर्ड, ये आपने पर्चे के मेन पेज के ऊपर लिखनी है, ये और ये, बस ये दो, डन। नेक्स्ट फर्नीचर कॉस्टिंग 1200 होगी बेटा, आपने एक मिनट पॉज करें जरा, अच्छा जी तो फिर देखते चंदा, फिर डाटा उस हिसाब से देता ना, तुम लोग भी ना ऐसे करते हो, इधर वाली तो एक जानवर की दुम, दूसरे का कान, और एक पता नहीं क्या चीज बना लेते हो, सवाल में आने दो, बुक वैल्यू वाला सवाल भी आएगा इंशाल्लाह, उसको उसी के हिसाब से देखेंगे, फिर डाटा उस हिसाब से दिया होता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट है जी, ऑन 1 अप्रैल 17 हमारा साल इधर बनेगा, अब इधर हमारा साल अब इधर बनेगा, नजर आ रहा है, यकम जनवरी 17 से 31 दिसंबर, तो इसको इधर ले आओ, हो सकता है प्री पेमेंट वगैरह दिखानी हो, 31 दिसंबर 17, एडजस्टमेंट नंबर 3। चलो जी एक्रूवल भी रिवाइज करना ही पड़ना है, देखते हैं आज टाइम मिला तो बीआरएस तो रिवाइज करके टेस्ट का सवाल डिस्कस कर ही लेंगे इंशाल्लाह, ये रिवीजन चलती रहनी है जब तक, वो जल्दी नहीं है, हमें एक्रूवल की बारी भी आएगी इंशाल्लाह, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा रिवाइज, नो इशू। अच्छा कह रहा है जी, ऑन 1 अप्रैल SE रेंटेड आउट वन ऑफ इट्स प्रेमिसेस एट एन एनुअल रेंट ऑफ 900 पेबल इन एडवांस। ये 1 अप्रैल होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च और ये यकम अप्रैल 17 पे वो कह रहा है जी इस दिन 900 रुपया फड़ लिया इन्होंने एडवांस से, और ये एनुअल है, 12 महीने का है, ये क्या है जी 12 महीने का, ठीक है। अब मैं तो कहता हूं पहले ओरिजिनल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री वो आपको तो याद होगा, लेजर
लेजर रेंटल इनकम होनी है, रेंटल इनकम ओपनिंग ना तो रिसीवेबल है ना ही ओपनिंग में अनअर्न्ड है। वैसे आपको क्या है एक्रूअल रिवाइज कराने, आप तो अभी माशाल्लाह गवर्नमेंट ग्रांट भी कर आए, आप तो अभी जो वो बोरिंग कॉस्ट भी करके आ रहे हैं, वो एक्रूअल ही रिवाइज हो रहे थे और क्या हो रहा था। हमने टीपू वाले सवाल में एक्रूअल ही तो रिवाइज किए थे, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर एक्रूअल ही तो रिवाइज किया था, ओके। लेकिन एक आधा सवाल करा दूं अगर आपको जरूरत महसूस हुई तो। अच्छा सुने, रेंटल इनकम का अकाउंट है और कैश हमने रिसीव किया है कितना, चलो अब क्या फायदा, अब लेजर तो बन ही गया, ठीक है, ऊपर जगह पे जाने नीचे जगह पे जा लें। अच्छा 900 का कैश रिसीव हो गया, एंट्री बोलो, कैश डेबिट तो इनकम का अकाउंट, कुछ याद होगा आपको, एक्रूअल में ना 4 स्टेप्स होते थे। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, ये स्टेप्स रिवीजन कराऊंगा ना एक आधा सवाल तो फिर ये स्टेप्स दोबारा लिखवाऊंगा। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, और रिकॉर्ड करते थे कैश अंधाधुंध, जितने मर्जी अरसे का है, हमारे पीरियड में अगर कैश जेब से निकल गया है या आ गया है, हमने कैश रिकॉर्ड कर लेना है। स्टेप 3 में वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग निकाला करते थे, और क्लोजिंग के लिए हम करते थे जी पेमेंट को पकड़ लेते थे और उसकी रेंज चेक करते थे। अब जो हमने इस पेमेंट को पकड़ा तो ये है एनुअल रेंट, क्या है 12 महीनों का रेंट, तो इसकी रेंज यकम अप्रैल 17 से शुरू होती है और अगले साल 31 मार्च तक जाती है, 18 तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी रेंज तो हमारे साल से निकल गई आगे, ठीक है। तो क्लोजिंग में ये प्रीपेड है ना, और इनकम में पे थोड़ा ही होती है, ये एडवांस में रिसीव कर लिया इनकम, और एडवांस इनकम इज आ लायबिलिटी, डेफर्ड इनकम, एडवांस इनकम जो भी कह लो, ठीक है ना, अनअर्न्ड इनकम कह लो, ये सब क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अगर क्लोजिंग हो तो किस तरफ आती है, बोलो क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट साइड पे, तो यार जीरो तो लिखने दो ना यार, क्लोजिंग एडवांस। अब देखो भाई, देखो ये क्लोजिंग एडवांस निकालने का तरीका याद हो, ये असल में ना रिवीजन शुरू हो गई है असल में एक्रूअल की, ये लेजर की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट मैं एंट्री लिखता ओरिजिनल, लेकिन मैंने लेजर में रिवाइज ही करवाया। ये स्टेप्स बोले हैं, ये एक आधा सवाल उसी हैंडआउट के अंदर ना, जिसके अंदर मार्कअप के सवाल होंगे आपके, या जिसके अंदर उसी के अंदर एक दो सवाल इसके भी रखे हैं, वो देख लेंगे जब मौका पड़ा, तो वो बाकायदा स्टेप्स लिखवा भी दूंगा ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि आपको हाफजा तो छिना हुआ है, पता है आपको। तो क्लोजिंग एडवांस नहीं, उन्होंने पढ़ लिया एक्रूअल्स। क्लोजिंग एडवांस भाई 900 है 12 महीनों का, 900 है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, पर मंथ आ जाएगा कितने महीने, अगले 3 महीने भी इस ईयर एंड पे खड़े होकर सोच रहे होंगे अगले 3 महीने की भी अब पैसे नहीं आने, लेकिन जिम्मेदारी पड़ी हुई है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। तो क्लोजिंग एडवांस 3 महीने का कितना 225, तो इनकम रेंटल इनकम बैलेंसिंग फिगर निकलेगी 675, ठीक है ना, 675, और ये फिगर जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा अब ये तो लेजर से हमने रिवाइज किया, लेकिन जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सवाल शायद दोबारा करवा भी दूं मैं, मौका है तो, उनको ये याद होगा कि इंट्रो के अंदर एक जामिल ट्रेडर वाला सवाल था जिसमें कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे हम आते थे, तो उसके अंदर बड़ी प्रैक्टिस थी इस चीज़ की, और हमने ओरिजिनल एंट्री करना सीख ली थी वहीं पर ही, कि ये जो एंट्री है ना, एंट्री देखो, ये ओरिजिनल एंट्री क्या हो रही है, तरतीब देखो, कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, कैश क्या हो रहा है डेबिट, और क्लोजिंग एडवांस क्या हो रहा है 225 से क्रेडिट, और रेंटल इनकम 675 से क्रेडिट। तो हम कहते थे अच्छा ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, एक्रूअल अगर इन्वॉल्व हो रहा हो तो कैश तो आ गया 900, कैश तो आ गया 900, अब देखना रेंटल इनकम में सारा 900 डाल देना गलत है, क्यों ये गलत क्यों है, सारा 900 इनकम बना ही नहीं है। तो इसके लिए फिर रुक जाओ, ज़बानी कर रहे हैं ना, लेजर कौन बनाए बैठ के, ओरिजिनल से रॉन्ग से रेक्टिफाइंग एंट्री निकालनी है ना, तो हम रेंटल इनकम नहीं लिखेंगे, जरा रुक जाएं, हम पहले तो एडवांस रेंट लिख लेते हैं, रेंट इन एडवांस रेंट जो कि एक लायबिलिटी होती है, ठीक है ना, लायबिलिटी अनअर्न्ड लिख लें। इधर देखें जी 900/12, वही काम दोबारा कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ आपको रिवाइज कराया था मैंने एक्रूअल, ठीक है ना, सही है, ये सिर्फ रिवाइज करवाया मैंने, ओके। हम करेंगे ये काम कितना जी इंटू 3 महीनों का एडवांस लिया हुआ है 225, तो बाकी इसको बैलेंसिंग निकाल लिया करो, ठीक है, बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो, 900/12 इंटू 9 भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर क्या है, बार बार कैलकुलेशंस कौन करे, आसान तरीका क्या है, कैश आया 900, बोलो कैश आया 900 कि नहीं आया, बोलो ना गुंगो, कैश 900 आ गया, ये सारा इनकम में लेके जाने ही लगे थे कि किसी ने कहा भाई रुक जाओ,
ये सारा 900 इनकम में नहीं जाना, इसमें से 225 तो अगले साल का रिसीव किया हुआ है, ये 75 नहीं 225 ऊपर, तो वो बाद में लिख लेते हैं, ये तो है ही नहीं ना, अभी तो है ही जी। 900 में से 225 तो लायबिलिटी है, तो फिर इनकम कितनी बनेगी 675। ये तो है ओरिजिनल एंट्री, रिवीजन हुई हमारी एक्रूवल की, ठीक है। अब उन्हें क्या चांद चढ़ाया, जो मुझे मार्केट तो निकालने दो। कहता है द रेंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू, वही जिससे मैं आपको इधर रोक रहा था वो नहीं रुका, उसने सारा ही रेंटल इनकम में क्रेडिट कर दिया 900, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। रेंटल इनकम क्रेडिट होना था 675 से, हो गया 900 से डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, रेंटल इनकम 900 माइनस 600 225 से, ठीक हो गया। एडवांस रेंट क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लो। तो एक बात बताऊं आपको, ये ना एक्रूवल की एंट्री ही हमने कर दी है रेक्टिफाइंग एंट्री जो हम डायरेक्ट एंट्री करते थे, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट या प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, ऐसी इनकम के केस में ये वही एंट्री हुई है, ठीक है ना। इनकम डेबिट, सारा इनकम में मत फेंको, उसने तो 900 रिकॉर्ड किया हुआ था ना, इनकम डेबिट और एडवांस इनकम क्रेडिट। बहरहाल छोड़ो, इतना ना सोचा करो। रेक्टिफाइंग एंट्री रिक्वायर्ड थी, ये जो आपके पहले सफ़े के ऊपर आना है, ये तीन एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी, ठीक है जी। ये सब फजूल बातें थी, यहाँ से थोड़ी सी बात काम की शुरू हुई, और हम हमेशा एक्रूवल की रेक्टिफिकेशन ऐसे ही किया करेंगे, ठीक है ना। हमें कॉन्सेप्ट है, कैश आया, अब देखा एडवांस है या कुछ रिसीवेबल है। अगर रिसीवेबल होता तो डेबिट रिसीवेबल पड़ता और इनकम ज़्यादा होती, ठीक है ना। ऐसे ही एक्सपेंस के केस में क्या होता था, कैश गया, अगर सारा एक्सपेंस है तो ठीक है, अगर ज़्यादा पे कर दिया तो कुछ प्री पेमेंट, कुछ एक्सपेंस, अगर कम है तो कुछ पेएबल आ जाता था। तो स्टेप्स यही रहेंगे हमारे, रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह एक्रूवल की, ये मजीद मजबूत हो जाएगा। तो एक्रूवल की अगर एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन में आए तो वो यही होगा ना कि उसने इनकम सारी रिकॉर्ड कर लिया है, एडवांस थी वो भी हो गई, या इनकम रिसीवेबल है उसने रिकॉर्ड नहीं की हुई। एक्सपेंस के केस में भाई उसने एक्सपेंस सारा ही रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि कुछ प्री पेमेंट था, एसेट बनाओ, या कहेगा एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है तो पेएबल बनाओ। यही 4 पॉसिबिलिटीज है ना, तो भाई यही तरतीब फॉलो करेंगे। लेजर में तो सिर्फ आपको रिवीजन करवाई, ये ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग, ठीक है जी। भाई 10 सवालों को जल्दी जल्दी कर देना और मेरी तरफ से कर लेना, या 3-4 सवालों को आराम आराम से कर लेना, और ऐसे सवालों को करना जिसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएं। मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आराम आराम से 3-4 सवालों को कर लेना, ठीक है ना। उसमें इतना वाइड स्पेक्ट्रम कर लेते हैं हम, ये चीज़ें सारी डिस्कस हो जाती हैं, पॉसिबिलिटीज़ जो भी होती हैं पेपर के अंदर उन्हीं में से ही आएंगी। अब बात यह है कि सारे सवाल आधे सही करने वाला पास हो जाता है, और हम आधे तो नहीं, हम पौना सवाल तो सारे सही कर ही लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो एक आधी एडजस्टमेंट टेस्ट, तो भाई टेस्ट तो वो वाला पोर्शन होता है आपके आईकेएफ के पर्चे का जो बहुत मुश्किल वाला होता है। आईकेएफ का पर्चा जो है ना 30% आसान, 30% मुश्किल, 30% बहुत मुश्किल, तो वो टेस्ट जो है वो बहुत मुश्किल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। साथ साथ आसान और एवरेज के लिए तो वैसे ही तैयारी हो जाती है, ठीक है ना, अल्लाह ने चाहा तो। ओके, अच्छा जी, नंबर 4, अच्छा इसको बाद में देखते हैं, पहले नंबर 5 कर लेते हैं। आज चेक ऑफ कस्टमर से आया ना, तो डेटर को ना हिट कर दे कहीं, ऊपर डेटर की एडजस्टमेंट पड़ी है। ओके, तो पहले ये ग्रीन एडजस्टमेंट करते हैं, पैरेट ग्रीन वाली। ओके, आज चेक ऑफ 192, यार ये तो आपको कर ही लेना चाहिए, डिस्काउंट रिवाइज कराया था ना कल परसों। अच्छा आज बार चलें, क्या करें, सवाल तो पूरा करना ही है। मैंने असल में दूसरी एडजस्टमेंट करानी है ट्रेड रिसीवर, उसके लिए ये जरूरी है क्योंकि इसमें डेटर को हिट कर देना है। अभी तक तो देखो कहीं पे रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर हिट नहीं हुआ, ये वाहिद एंट्री है जिसमें डेटर ने हिट होना है, और डेटर ने हिट होना है तो प्रोविजन वो कैलकुलेट कर चुके हैं, उसने हिट होना है, और वो जो मैंने मेहनत कल से शुरू की हुई है उसका फल आ जाना है, ठीक है ना, इसलिए ये एडजस्टमेंट पहले करते हैं। आ चेक ऑफ 192 वॉज रिसीव्ड, ये रिसीट है, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 4% फ्रॉम अ कस्टमर, यानी ये 96% है, ये 96% है। हाउएवर इन द कैश बुक द अमाउंट रिसीव्ड वॉज एंटर्ड इन डिस्काउंट, अच्छा ये तो गलती है ना, पहले ओरिजिनल तो लिख लें, हाउएवर से गलती है, ठीक है, यहाँ तक 192 का चेक है, रिसीव हुआ है, और ये 4% डिस्काउंट के बाद हुआ है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर
4 5 एडजस्टमेंट नंबर 5 ग्रॉस रिसीवेबल कितना है, ग्रॉस डेटर्स कितने थे, ग्रॉस रिसीवेबल ही लिख लेते हैं जरा, पता नहीं मुझे नहीं पता अभी। फिर डिस्काउंट परसेंटेजेस की बात कर रहा हूँ फिलहाल, परसेंटेजेस की बात, डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ और नेट कितना होगा, फिर 96 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो फिर ये 100 होगा। अब नेट में क्या कह रहे हैं जी, 192 रिसीव हुआ है। अब इसमें से कोई भी एक फिगर निकाल लें, 192 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100 गिवन अमाउंट ओवर गिवन परसेंटेज, बोलो ये 200 है इन रुपीस, ये 200 है, तो फिर 8 का क्या है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक हो गया। अब ओरिजिनल एंट्री कर लेते हैं पहले। ओरिजिनल एंट्री क्या है जी, बैंक डेबिट 192 से और ठहर जा भाई, डेटर्स क्रेडिट 200 से। अब 192 मिला किससे, जिससे उम्मीद थी 200 आएंगे, तो नुकसान के फायदा, दुख के खुशी, दुख आ गया ना, एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को क्या करते थे, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। इसमें मैं ये नहीं कह सकता, देखा इंट्रो कितना यूज हो रही है, बेसिकली ये इंट्रो ही है, यूज नहीं हो रही है, इंट्रो ही है, ये इंट्रो का ही टॉपिक है, ठीक है। एज इट इज आ गया यहाँ पे जी, 8 का एक्सपेंस, ओरिजिनल एंड, कोई मसला। चलो अब रॉन्ग को देखते हैं, उन्होंने क्या किया। ओरिजिनल एंट्री सबको समझ आती है, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई, चलें आगे। भाई कहते हैं हाउ एवर इन द कैश बुक, और आपको कैश बुक थोड़ी सी याद होगी फिलहाल, आपको कैश बुक थोड़ी सी याद होगी, वो मल्टी कॉलम कैश बुक जो होती थी जिसमें कैश होता था, बैंक भी होता था, डिस्काउंट का कॉलम भी होता था, कुछ वो वाली उसकी बात कर रहे हैं। हाउ एवर इन द कैश बुक अमाउंट रिसीव्ड वॉज, अमाउंट रिसीव यानी 192 वॉज एंटर्ड इन डिस्काउंट अलाउड कॉलम, रुक जाओ, यानी कि गलती से डिस्काउंट अलाउड को उन्होंने डेबिट कर दिया 192 से, एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वॉज एंटर्ड इन बैंक कॉलम, और बैंक को डेबिट कर दिया 8 से। अब डेटर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, वो तो सही ही होगा, ये तो हिट ही नहीं कर रही डेटर को, फिर चलो पढ़ लो एक बार फिर। हाउएवर इन कैश बुक अमाउंट रिसीव वाज एंटर इन डिस्काउंट अलाउड एंड अमाउंट, भाई ये असूली तौर पे तो इसको खामोशी होना चाहिए, ठीक है। अब सोल्यूशन ना हिट करा दे, देख लेना। बैंक डेबिट होना था 192 से, हुआ सिर्फ 8 से, तो मजीद डेबिट कर लेंगे बैंक को, गलती से ही 8 से हो गया ना, बोलो कितना, 184 से मजीद डेबिट कर लो। डिस्काउंट डेबिट होना था 8 से, हो गया डेबिट 100, बोलो, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस, ठीक है ना, हाँ, इसको रिवर्स कर दो। डेटर क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करो, डेटर तो हिट ही नहीं हुआ यार। चलो हो सकता है इधर से हिट हो जाए, अपनी एडजस्टमेंट में ही हो जाए, इस एडजस्टमेंट से डेटर हिट नहीं हुआ, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि डेटर को हिट लगेगी और प्रोविजन निकालेंगे, हो सकता है जब इसकी अपनी एडजस्टमेंट पड़े उसी के अंदर ही हिट लग जाए, इसको देख लेते हैं। अच्छा ट्राई तो किया होगा, लगी थी हिट इसी में, को बैड राइट ऑफ करने होंगे, नहीं किया होंगे, कुछ ऐसा होगा, चलें ठीक है देख लेते हैं। ये हो गया भाई काम, रेक्टिफाइंग एंट्री, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 और ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, ओके। एडजस्टमेंट 1 इसकी रिक्वायरमेंट, एडजस्टमेंट 2 ये उसकी रिक्वायरमेंट एड्रेस, एडजस्टमेंट 3 ये इसकी रिक्वायरमेंट एड्रेस होगी, ठीक है। और एडजस्टमेंट 5 भी हो गई, रह गई अब 4 जी। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 180 विच इज इरिकवरेबल बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। भाई असल में ना अब मामला कुछ इस तरह से है, ट्रेड रिसीवेबल्स में कह रहा है एक चीज़ पड़ी है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल कितने पड़े हैं ये उसने नहीं बताया सवाल में। प्रॉब्लम है कि नहीं, बोलो, यानी कुछ ऐसी बात है, देखना जरा, डेटर का अकाउंट इसने बनाया होगा इस साल में, ये है इसका जो अपना साल है 17 वाला, ये देखो, जिसमें 1 जनवरी 17 पे ब्रॉड डाउन आया होगा इतना, ठीक है, फिर कोई सेल्स हुई होंगी इतनी, कैश आया होगा कई बार इतना इतना इतना, इकट्ठा करके तो लिख दें, ठीक है, और सही है ना। कोई डिस्काउंट अलाउ किया होगा दौरान साल भी किया होगा ना, पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा, हो सकता है कोई बैड डेट राइट ऑफ भी हुआ हो, ठीक है ना। क्लोजिंग जो है ना बैलेंसिंग फिगर वो इतनी जबरदस्त, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये तो याद होगा आपको कि अगर क्लोजिंग बैलेंस है
और उसमें कोई गलती है तो उसको अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह के दोबारा रीओपन कर लेते हैं, ओपनिंग नहीं ना कहते। जैसे एडजस्टेड कैश बुक बनाते थे, एडजस्टेड डेटर भी बनाते थे, ठीक है। अब ये अनएडजस्टेड बैलेंस है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क में 180 पड़ा है जो इररिकवरेबल था और उसकी एंट्री पास नहीं हुई। अस्तगफिरुल्लाह, मार्कर ही मुक गए यार, आज किसी काम के मार्कर नहीं तुम लोगों की क्लास में, निकम्मो। यहां था मैं जी, इस इधर से लगे, इस क्वेश्चन मार्क में ना पहुंचे तो फिर आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क में पड़ा है ये 180 जो कि क्या है, इररिकवरेबल, मतलब बैड डेट हो गया, लेकिन उसकी एंट्री विच इज इररिकवरेबल बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। तो मतलब अगली बात तो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल एक से ही पता लग गया ये क्वेश्चन मार्क की फिगर गलत है भाई, अनएडजस्टेड। तो मैंने एडजस्टेड डेटर्स का अकाउंट बनाया, ये उससे भी फारिग अकाउंट, किसी काम के नहीं है ये लड़के। पढ़ो इधर, पढ़ के बना थे। अच्छा जी, ये भाई अनएडजस्टेड कैरी डाउन इतना। अब मसला ये है कि इसका तो पता नहीं है, लेकिन ये जो 100 कितना था, 180 राइट ऑफ नहीं किया। जब इसको राइट ऑफ करना है तो इसकी एंट्री होनी है प्रोविजन का अकाउंट डेबिट, प्रोविजन का अकाउंट डेबिट और डेटर का अकाउंट कितने से, तो मतलब इसको 100 अज्यूम का, 100 तो कम हो जाएगा, इसको 1000 अज्यूम कर लो तो 1000 180 से कम हो जाएगा ना, 500 अज्यूम कर लो, 200 कर लो, जो भी कर लो, 180 से ज्यादा अज्यूम करो। मतलब कहने का ये है कि एक काम जो है ये एक ऐसा काम है जो नहीं हुआ, जब करेंगे तो जो बैलेंस आया हुआ होगा उस वक्त पुराना, उससे ये बैलेंस अब क्या हो जाएगा, एडजस्टेड, कम हो जाएगा। ये बात समझ आती है? अच्छा चलो, बहरहाल रेक्टिफाइंग एंट्री तो करते चले ना, एक मिनट। ओरिजिनल एंट्री कहते हैं जी, हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री होनी थी 180 से और डेटर में इसको क्रेडिट करना था, ठीक है जी। और ये एंट्री नहीं हुई, ये एंट्री बोलो रॉन्ग एंट्री क्या है, ये नहीं हुई एंट्री, तो रेक्टिफाइंग एंट्री ये कर लो, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी, एक तो डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है फर्दर अ रिकवरी ऑफ 96,000 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल। कुछ रिकवरी ऑफ बैड रिकवरी इनकम याद है, कुछ बैड डेट रिकवरी इनकम याद है कुछ, ठहर जाओ, रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर्स जी। ये जो रिकवरी होती थी, यहाँ चमक चमक तो नहीं पड़ रही भाई, ये रिकवरी की एंट्री होती थी कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ठीक है ना, 96। इसको डेटर में से क्रेडिट नहीं करते थे क्योंकि ये तो पहले ही राइट ऑफ करके क्रेडिट करते थे, तो डबल क्रेडिट ना हो जाए, याद आ रहा है? तो ये एंट्री भी होनी चाहिए थी ओरिजिनल में, वहीं जाके लिख लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है ये जो ओरिजिनल एंट्री होनी थी ये होने की बजाय उसने क्या कर दिया है, वॉज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल, वॉज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल, यानी एंट्री कर गए हैं कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट 96 से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी फिर, कैश डेबिट होना होगा, कुछ ना करो, डेटर गलत क्रेडिट हुआ, रिकवरी इनकम नहीं क्रेडिट हुई, तो एंट्री बन गई डेटर डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज, मुझे याद आ गया वो जुमला है, एनआरवी का पहला सवाल। अच्छा जी, तो 96 से डेटर्स डेबिट होंगे, बैड डेट रिकवरी इनकम, भाई समझ रहे हो। ओरिजिनल एंट्री में एक और एंट्री आई, क्या क्या कि बैड डेट सॉरी कैश डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था 96 से, वो तो नहीं हुआ, उसकी बजाय गलती क्या हो गई, देखो पहले को मैंने यूं क्रॉस कर दिया, ठीक है ना, ये क्रॉस क्या है, ये एंट्री होनी थी नहीं हुई, ठीक है। अब दूसरी मैं एंट्री लिख रहा हूं, वहां लिखा था लेकिन मैं चलो यहां पे दोबारा कर रहा हूं आपके लिए जी। हो क्या गया, गलती में क्या हो गया भाई, गलती में क्या हो गया, गलती में कैश डेबिट और कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट हो गए, ठीक है, 196 से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में वहां पे करके आ गया हूं आपके लिए, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री इधर कर लेते हैं, जगह कम हो गई है। रेक्टिफाइंग एंट्री पहली क्या बनी है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट डेटर क्रेडिट 180 से,
ओके, सोल्यूशन में ऐसे होगा ना, मैंने कहा ऐसे लिख दें। और दूसरा, अब कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। डेटर क्रेडिट नहीं होना था, गलत क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दो और बैड रिकवरी इनकम को क्रेडिट कर दो। 96, ये बात समझ आती है? तो बोलो। जी क्वेश्चन है कोई? जी बोलो। बेटा आप जरा जुमला दोबारा पढ़ लो, मेरा ये मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी है। एक बार जुमला दोबारा पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं। इसकी बात कर रहे हो ना? अच्छा, ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड बैलेंस ऑफ 180 विच इज इरिकवरेबल। हाँ तो कर दिया ना बेटा, डेटर को क्रेडिट नहीं किया 180 से। वो हम डायरेक्ट लिखने लग गए, बड़े हो गए हैं, मैंने यही कहा था, हम डायरेक्ट लिखने लग रहे हैं, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट लिखते हैं। अब डायरेक्ट रिटर्न ऑफ के लेजर में डेबिट करके वहां से क्रेडिट करके इधर डेबिट करना, बस छोड़ दिया, अब बचपन गुजर चुका है। ये देखो देखो, बैड डेट एक्चुअली रिटर्न ऑफ की एंट्री देखो, पीछे नहीं देखो, आगे देखो। ओके, समझ आ गया? अच्छा अच्छा, ओके, ये 96 भी हो गया। अब ये मनहूस 96 भी डेटर को हिट कर रहा है। ये देखो, डेटर को हिटें लग रही हैं, ये 180 की हिट लगी इसको, ठीक है, ऐसे ही ये 96 की हिट भी लगी इसको। लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक है, समझ रहे हो? ये ना डाटा कंप्लीट नहीं था, अगर सिर्फ डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बता देता ना, 1 मिनट में ये सवाल हो जाता। ठीक है ना, बाहर कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। हाय कहता है जी, एज पर SC's पॉलिसी provision of doubtful receivable has already been made at 5%। अब उन्होंने इस बैलेंस के ऊपर ये बैलेंस की बेस पर प्रोविजन बनाई हुई है, ठीक है। यानी जो इन्होंने प्रोविजन बनाई हुई होगी, उस प्रोविजन का बैलेंस हिल जाएगा क्योंकि डेटर्स हिल रहे हैं। बात समझने की कोशिश करनी है जरा, ठीक है, ध्यान से पढ़े। मैं अगर बात करूं उनकी प्रोविजन की, तो उनकी प्रोविजन जो है वो जो क्लोजिंग थी वो इसकी बेस पे, मैंने उससे कहा ये अनएडजस्टेड है भाई, क्या है, लेकिन पता नहीं है कितनी। क्यों? क्योंकि इस क्लोजिंग पर ये रेट लगा था और ये क्लोजिंग प्रोविजन निकली थी, जो मैंने जरा अनएडजस्टेड कह के दोबारा रीओपन कर ली, मेरे पास जगह नहीं है। अगर आप कहो तो ये ओरिजिनल एंट्रीज वगैरह मिटा दूं मैं, फिर खुले डुले लेजर बनाते हैं। पिक्चर लेनी तो ले लो, मैंने ना वो जरा मिटाने हैं डेटर के लेजर। एक बार समझा दूं ना औखा सौखा होके ये, उसके बाद जब जब ये एडजस्टमेंट आएगी फिर मैं कहूँगा अच्छा ये तो बिल्कुल जैसी स्काई वाले कर लेना, ओके, फिर आप कर लिया करोगे ऐसे। क्योंकि एंड पे तो हमने एक लाइन का शॉर्टकट बनाना है भाई, एंड पे एक लाइन का शॉर्टकट। पहले इसलिए नहीं बनाते क्योंकि पहले फिर आपको यार पता नहीं ये क्या यार गोली करा दी उसने, पहले समझ लेते हैं बात, अब कहते हैं यार ये तो बड़ी मुसीबत है, समझ आ गई है, फिर एक लाइन बताई जाती है, आप कहते हैं हाँ ये ठीक है भाई, मिटा रहा हूँ। हाँ भाई, ये वो प्रोविजन का अकाउंट है, ठीक है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क पे प्रोविजन का रेट लगा और ये क्वेश्चन मार्क प्रोविजन आ गई, ठीक है ना, और सही है, इंटू 10%, 5%। कल अगर तुम लोगों की क्लास में मार्कर अच्छे ना हुए तो ये पहली सारी लाइन जो है ना ये अच्छा सुनो, अब मुझे बताओ एक बात बताओ, ये डेटर्स अगर 100 रुपए के हैं तो ये प्रोविजन कितनी आएगी? 5। अगर ये डेटर 100 से बढ़ के 110 हो जाएं, फिर डेप्रिसिएशन नहीं, जरा ज़्यादा बढ़ाओ, ढेर सारा बढ़ाओ, ठीक है। अगर 100 से बढ़ के 150 हो जाएं तो ये 8, यानी कि डेटर्स बढ़ेंगे। जरा समझा रहा हूँ कुछ, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं ये 100 रुपये है, ठीक है, प्रोविजन कितनी आ गई? 5। अज्यूम करता हूं थोड़ी देर के लिए ओपनिंग 0 है, तो एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ नहीं, एक्सपेंस कितना आया? वो जो बैलेंसिंग निकालते थे। अच्छा, अब अगर इस डेटर को मैं बढ़ा के करूं 150, तो ये प्रोविजन हो जाएगी 8, तो एक्सपेंस भी हो जाएगा 8, यानी ये एंट्री जो हो रही है, यानी कि अगर आप डेटर्स को बढ़ाते हो तो प्रोविजन भी बढ़ेगी,
डेटर्स को कम करोगे तो प्रोविजन भी कम होगी। यहां तक कंक्लूड हो गया? अच्छा, अब पता नहीं। अब हमने कहा ओ डेटर्स तुम तो अनएडजस्टेड हो, आ जाओ शाबाश, अनएडजस्टेड कैरी डाउन, पता नहीं कितना था, ठीक है, एक फिगर दे देता हमें मुसीबत में पड़ती, ठीक है। अच्छा, अब हमने दो एंट्रीज की रेक्टिफाइंग, एक प्रोविजन का अकाउंट किया डेबिट और डेटर्स को किया क्रेडिट, कितने से? दूसरी एंट्री हमने की डेटर डेबिट बैड रिकवरी इनकम 96 से। अब बस ये दो एडजस्टमेंट्स ही थी। अब जो हमारा एडजस्टेड कैरी डाउन आएगा वो देखो 180 से कम हुआ है और 96 से बढ़ा है, तो नेट में कितने से कम हो गया? नेट में 84 से कम हो जाएगा। ऐसे ही है, डेटर्स का बैलेंस नेट में 84 से, अब नेट में अगर 84 से ये कम हुआ है तो प्रोविजन भी नेट में 84 से कम होनी चाहिए। अब प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री मैं आपको सिखा चुका हूं, ये प्रोविजन बढ़ रही है, ये प्रोविजन रिकॉर्ड हो रही है। प्रोविजन रिकॉर्ड होने की एंट्री क्या होती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। ऐसे ही है ना, प्रोविजन बढ़ रही है या कम हो रही है? यहां पे बढ़ रही है, प्रोविजन बढ़ रही है। प्रोविजन का बढ़ना मतलब एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। लेकिन यहां पर तो क्यों 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 कम होगा एक्सपेंस? क्योंकि डेटर्स ज्यादा रिकॉर्ड हुए पड़े थे तो प्रोविजन भी ज्यादा थी, तो इसी वजह से एक्सपेंस ज्यादा आया था। अब जब हमने रेक्टिफिकेशन की तो डेटर्स नेट में क्या हो रहे हैं, इस वजह से प्रोविजन भी क्या होगी? डेटर 84 से कम हुए, प्रोविजन 84 का 5% कम होगी, ठीक है ना। अब याद रखने वाली बात यह है कि प्रोविजन, ये किसकी एंट्री है जी? ये एंट्री है जी रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, रिकॉर्डिंग, चलो आप प्रोविजन से परेशान हो रहे, रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट एक्सपेंस, और ये क्या है? एक्चुअली रिटर्न ऑफ, वो डिफरेंट है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्शन एक्सपेंस एंट्री क्या होती है? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। रिवर्सल ऑफ डेप्शन एक्सपेंस क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। अब आते हैं प्रोविजन पे। रिकॉर्डिंग ऑफ बैड एक्सपेंस की एंट्री क्या है? बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और रिवर्सल की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन डेबिट। अब याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, ये सारी कहानी आपको समझाने के लिए बताई। अब आपने क्या देखना है, इधर लेजर लूजर नहीं बनाने, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपनी एंट्रीज को देखना है, किसको? रेक्टिफाइंग एंट्रीज को, ठीक है। उसमें आप देखना आपने डेटर 180 से कम हुआ और 96 से बढ़ा, 180 से कम हुआ 96 से बढ़ा, तो नेट में डेटर कम हुआ। डेटर का कम होना प्रोविजन का कम होना है, डेटर का कम होना प्रोविजन का, प्रोविजन के बढ़ने की एंट्री है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। बोर हो रहे हो खान साहब? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और प्रोविजन के रिवर्स होने की एंट्री होगी प्रोविजन डेबिट बैड डेट एक्सपेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ये नहीं पता, अभी एंट्री लिखी। अब बात समझो, दोबारा सुनो। डेटर्स का बढ़ना प्रोविजन को बढ़ाता है, और सही है ना? कैसे पता लगा? इधर देखो। डेटर्स 0 थे साल के शुरू में, प्रोविजन 0 थी। डेटर्स बढ़ के हो गए 7000, प्रोविजन बढ़ के होगी 700, तो डेटर का बढ़ना प्रोविजन को बढ़ाता है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब हमने रेक्टिफिकेशन की तो हमारे डेटर्स इस रेक्टिफाइंग एंट्री, दो एंट्रीज की वजह से नेट में क्या हो रहे हैं? कम। तो अगर डेटर कम हो रहे हैं तो प्रोविजन को भी क्या करना है? कम। अब प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री हमने याद नहीं रहती ना, तो प्रोविजन के अकाउंट में ये याद रखना, इस तरफ आता है प्रोविजन के डेप्शन एक्सपेंस, जिस तरह डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री ओरिजिनल याद है, ऐसे प्रोविजन की ये ओरिजिनल एंट्री याद रखनी है, ठीक है ना। तो अगर डेटर बढ़े तो प्रोविजन बढ़ती है, तो बैड डेट एक्सपेंस जो है उसकी रिकॉर्डिंग की एंट्री क्या होती है? बैड रिकॉर्डिंग की एंट्री बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। यूं सोच लो, और आसान करता हूं, प्रोविजन की नेचर क्रेडिट, उसके बढ़ने पे क्या होना था? उसने क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट बैड डेट एक्सपेंस को, और प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है, अगर उसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। दूसरा इंपैक्ट बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस को। सादा होगी बात, और ठीक है। अब पर्चे में ये कुछ भी नहीं करना, पर्चे में रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी है और देखना है डेटर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर ये बात नहीं, दोनों बातें करते हैं। अगर डेटर्स नेट में, रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर्स नेट में बढ़े हैं तो प्रोविजन को भी बढ़ाना है। अब प्रोविजन की नेचर, अब बिल्कुल एक लाइन के ऊपर आ रहा है रूल, सारा कुछ समझने के बाद। प्रोविजन की नेचर क्रेडिट, तो उसको बढ़ाना हो तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है? रेक्टिफाइंग एंट्री देखी, डेटर नेट में कम हो रहे हैं तो प्रोविजन भी कम होगी, ऐसे ही है ना। अब
प्रोविजन की नेचर क्रेडिट, उसको कम करना है तो डेबिट, तो डेबिट प्रोविजन, क्रेडिट बैड डेट एक्सपेंस। ठीक है, अब अमाउंट क्या होगी, देखो 180 से डेटर कम हुआ है -180, ये सब कुछ नहीं करना, पर्चे में सिर्फ ये करना है, और बढ़ा है डेटर 96 से, तो नेट में देखो क्या आ रहा है -84, इसका मतलब क्या है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, अपने समझने के लिए साइन लगा लिए हमने। इनटू क्या है प्रोविजन का 5% रेट है, बताओ 4.2 से प्रोविजन डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है जी। ओरिजिनल एंट्री इसकी क्या है, ये होनी थी, नहीं हुई, रेक्टिफाइंग ये कर ली मैंने, मिटा दिया इसलिए रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला जो है इसकी ओरिजिनल रॉन्ग लकीली यहां पे लिखी हुई है, बात ओरिजिनल ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग ये हो गई, रेक्टिफाइंग हमने कर दी। और तीसरा है इन दोनों का इंपैक्ट। ठीक है ना, तो इस एंट्री के लिए अब ये वाली बात उसूल बना के लिख लें, हम हर दफा थोड़ा ही ये सारी मुसीबत में पड़े रहेंगे, ये तो हम बिल्कुल नहीं किया करेंगे। ठीक है ना, देखो डाटा भी नहीं गिवन, तो बड़ी आसान सी बात पे हम पहुंच गए हैं। तो लिखो एक लाइन में प्रोविजन के एडजस्टमेंट के बारे में लिखो। तो ये मसला कब आएगा, ये मसला तब आएगा जब प्रोविजन मेंटेन कर रहे होते हैं, और प्रोविजन मेंटेन कर रहे होते हैं तो प्रोविजन उन्होंने रिकॉर्ड कर ली होनी है और डेटर की गलती बाद में पकड़ी गई होनी है, तो प्रोविजन को सही करना पड़ेगा। बोलो, चलो लिखो 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 लिखो। अगर रेक्टिफाइंग ये एडजस्टमेंट नंबर 4 के साथ स्टार लगा लो ना और बुक पे ही लिख लो, या जहां मर्जी लिखना है। ठीक है ना, इस सवाल के एडजस्टमेंट 4 के बारे में ये रूल लिखवा रहा हूं, लेकिन बातें दोनों लिखवा दूंगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो रेक्टिफिकेशन से डेटर बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, और सही है ना, अगर बराबर ही रहे तो फिर तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता, फिर तो आपसे एंट्री थोड़ी करवाएगा। ठीक है, तो लिखो क्या लिखवा रहा था, हाँ, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर्स बढ़ रहे हों, जाहिर है नेट करोगे 2 3 4 एंट्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है ना, हमने नेट में ही देखना है ना। ठीक है, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर्स बढ़ जाएं, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर्स बढ़ जाएं तो प्रोविजन को भी बढ़ाना है, तो प्रोविजन को भी बढ़ाना है। आगे छोटी सी एंट्री लिखो, ज़हन में लाओ, प्रोविजन की नेचर क्या है, क्रेडिट ना, तो इसने क्रेडिट होना है बढ़ने पर, तो डेबिट बैड एक्सपेंस, तो लिखो जल्दी से एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखना पीएनएल। ठीक है ना, बैड एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। ठीक है, अबे अगली बातें मैं नहीं कर रहा, ये आपको पता है डेटर जितने से बढ़ेगा प्रोविजन की परसेंटेज लगा के उस अमाउंट से ये एंट्री करना। ठीक है ना, ये ना आपको सर आपने ऐसी बात तो कोई लिखवाई नहीं थी, तो हमने डेटर जितने से बढ़ा था प्रोविजन को उतने से बढ़ा दिया, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, और सही है ना, इतनी को कॉमन सेंस तो है ना, नहीं वो भी नहीं है वैसे। अच्छा जी, क्या असूल बना, जरा रिवाइज कर लें। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर बढ़ जाए तो प्रोविजन को भी बढ़ाना है, प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री के लिए सोचोगे प्रोविजन की नेचर क्रेडिट, तो फिर क्रेडिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेबिट बैड डेट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नेक्स्ट रूल इसी के साथ लिखो, और अगर, और जरूर लिखो, और पहले और नहीं लिखा तुमने, और अगर, हाँ, और अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर, और अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर्स कम हो रहे हों, कम हो जाएं, और अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर्स कम हो जाएं तो प्रोविजन को भी कम कर लेंगे, तो प्रोविजन को भी कम करना पड़ेगा, तो प्रोविजन को भी कम करेंगे, कुछ भी लिख लें, तो प्रोविजन को भी कम करेंगे। अब आगे एंट्री लिख लो इसकी, दिमाग में लाओ, प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है तो कम करने के लिए करेंगे डेबिट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। जाहिर है रिवर्सल ऑफ प्रोविजन है तो एक्सपेंस कम होना है, तो एक्सपेंस क्रेडिट ही होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस ब्रैकेट में लिखना पीएनएल क्रेडिट। ठीक है जी, उस सोल्यूशन में यही था कि नमा चांद नहीं चढ़ाता से, चेक कर लो फिगर यही है। अच्छा ओके, अब इधर देखें, ये सब काम नहीं करने, प्लीज, मैं तीसरी बार लाइन लगाने आया। ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना वो मैंने जो ना तकलीफ उठाई है कि यार ये समझ जाओ। देखो अब इतना सब कुछ अज्यूम भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्टीमेटली हम रिजल्ट पे पहुंच तो गए। ठीक है ना, ओके, ले जी, सवाल खत्म नहीं हो गया है, कुछ रह गया? गलत होगा नहीं, हमने कोई कैलकुलेशन तो गलत नहीं की। 84 पे 5% तो 8.4 नहीं ना आता, वो शायद कैलकुलेशन एरर है, या तो सवाल में 5% नहीं है 10% है, या फिर सोल्यूशन में आई के ओरिजिनल सवाल देख लेना, वैसे क्या 5% ही है ना, बस ठीक है, वो कैलकुलेशन एरर है, 10% लग गया भाई, ये ठीक है, ये सही कर लें उसको, बुक के सोल्यूशन में कर लें उसको काट के 4.2, 84 का 5% लेना था, लेकिन शायद वो 10% लिया गया। अच्छा जी, ये मिटा दूंगा मैं, ये तो मिटा सकता हूँ, ये तो मिटा सकता हूँ, ये जो नहीं करना ये तो मिटा सकता हूँ।
बीआरएस रिवाइज करना जल्दी जल्दी जरा, क्योंकि अब आपने टेस्ट वाला सवाल होमवर्क में करना है और शिब्बी भी करना है। एक आधा सवाल और भी दे देते हैं, ऐड कर लेते हैं उसमें। तो क्या हुआ, बनाऊंगा तो मिलेंगे ना, नहीं टाइम मिला, अब कल बनाऊंगा, आज रात को बना लूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, जीटा ट्रेडर्स, इसको लिख लो। मैंने डिलीट कर दिया, क्या कैमरे बताना, किसी ने और ऑन कर लिया। अच्छा जी, यार ये बंदा मिटा ही देता है कोई यार, ये सिर्फ ये वाला सफा मिटाना कि साफ हो जाए, ये भी मिटा दो यहां से सारा। अच्छा जी, एक आपके सामने बिल्कुल बेसिक लेवल का एक बैंक अकाउंट बना हुआ है और एक बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है, अगर आप गौर करें तो। बस बेटा ये बस ठीक है, सामने नजर आने लग गया काफी। देखो भाई, बैंक अकाउंट है, यकम जनवरी 12 पे ओपनिंग बैलेंस 200 आ रहा है। क्रेडिटर एम को 60 का चेक लिख के दिया, जाहिर है बैंक में चेक ही आना ना, और क्रेडिटर एक्स को 90 का चेक लिख के दिया और क्लोजिंग हमारे पास आ रहा है 50। बैंक स्टेटमेंट जब हमारे सामने आई तो उसमें हम देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस तो 200 ही था हमारा, डेबिट और बैंक में वो क्रेडिट होता था। लेकिन क्रेडिटर एम तो आ गया, चेक लेकर दिखाकर पैसे ले गया। क्रेडिटर एक्स जो है, आपको पता है कि क्लियरेंस में 2-3 दिन लग ही जाते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक नॉर्मली यूज होते हैं। क्रेडिटर एक्स या तो आया नहीं या फिर अभी उसने चेक जमा कराया है, वो पैसे निकले नहीं और हमें बैंक स्टेटमेंट के अंदर 90 रुपये नजर नहीं आ रहे। अब क्या गड़बड़ हो गई है, मामला क्या चल रहा है, गड़बड़ क्या है बताओ, गड़बड़ क्या है? हमने तो चेक 2 इशू किए, बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा है सिर्फ एक, तो ये 90 वाला चेक क्या है फिर? हाँ, चेक इश्यूड एंड रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट प्रेजेंटेड बाय द कस्टमर, ठीक है, तो वो फिर डेबिट नहीं हुआ करते थे, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक्स कहलाते थे, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अनप्रेजेंटेड रखे हैं रिवाइज कराने के लिए, अनक्रेडिटेड उसी के साथ ही आ जाते, ठीक है ना। तो सिचुएशन समझ आती है आपको? ओपनिंग तो टिक हो रहा था, ठीक है, बस डेबिट क्रेडिट का फर्क तो होता ही है। हमने क्रेडिट किया, बैंक में भी डेबिट हो गया, ये भी याद आ रही बात, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यार ये FIR 1 इंट्रो वालों को कैसे समझाऊंगा, चलो अल्लाह मानेंगे, देखेंगे। और हमने जो 90 का चेक क्रेडिट किया है, ये इधर डेबिट नहीं हुआ, तो इसलिए दोनों के बैलेंस में क्या आ रहा है? फर्क। तो 90 का चेक क्रेडिटेड बाय अस है, नॉट डेबिटेड बाय बैंक है, इसको कहा करते थे अनप्रेजेंटेड चेक। तो जल्दी से लिखो, बल्कि लिखो क्या, सुन लो, आज लिख कर लेंगे। सुनो 2-4 बार ना, मैंने मशवरा नहीं मांगा, जो बात कहा करूं सुन लिया करें, ठीक है ना। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि सुन लें, ये बातें आपको पता है, कल लिखवा भी दूंगा, ओके। अनप्रेजेंटेड चेक कौन से होते हैं जी? जो क्रेडिटेड बाय अस हो, नॉट डेबिटेड बाय बैंक। तो BRS जब बनाते थे हम, BRS, तो हम कहते थे बैलेंस एज पर कैश बुक, एडजस्टेड भी जाहिर सी बातें होती थी, में ऐड करेंगे कुछ चीज़ें और लेस करेंगे कुछ चीज़ें और हम पहुंच जाएंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब एडजस्टेड कैश बुक की गलती थी नहीं, कैश बुक 50 पे था और हम कहते थे कि BRS के अंदर खुद को बैंक के साथ मिला लेंगे, ये उसूल होता था कि खुद को बैंक के साथ मिला लेंगे। अब चेक ये हम होते थे, चेक क्रेडिटेड बाय अस, हमने अपने पैसे कम कर लिए, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक में पैसे अभी निकले नहीं है, तो खुद को बैंक के साथ मिलाना है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो BRS के अंदर हम ऐड कर दिया करते थे अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है, क्रेडिटेड बाय अस, बैंक भी डेबिट करता तो बराबर हो जाता ना, लेकिन यहां पे थे हम क्रेडिट बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, तो हमारा और बैंक का फर्क आ गया। अब भाई हम भी नहीं बदल रहे अपने आप को, क्योंकि हमने भी सही किया था और बैंक भी अपनी जगह पे ठीक है, बंदा आया नहीं पैसे लेने, तो क्या करें, दोनों में फर्क है, आर्जी फर्क है, खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो खुद को बैंक के साथ हम आर्जी तौर पे मिला लेते हैं, हम BRS के अंदर ऐड करके अनप्रेजेंटेड चेक्स को, कितना है जी 90, और हम पहुंचेंगे 140 पर और ये बैलेंस अब रिकंसाइल कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक चीज होती थी अनक्रेडिटेड चेक्स।
अनक्रेडिट चेक्स वो होते थे कि डेबिटेड बाय अस होंगे, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक होंगे। हमें चेक रिसीव हुआ कस्टमर का, हमने बैंक में जमा कराया, अभी क्लियर नहीं हुआ। हमने जिस दिन चेक जमा कराया बैंक में, अपनी एंट्री की बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट और चेक भेज दिया, बैंक में भी वो क्लियर नहीं हुआ, तो फिर डेबिटेड बाय अस है, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक है। अब बैंक अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, तो खुद को आरी तौर पे हमने बैंक के साथ मिलाना है, तो लेस किया करते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स को। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि आपको सवालों के अंदर वो कह देगा एक चेक हमें आया था कस्टमर का, तो हमने एंट्री कर दी थी बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट और हमने बैंक में भेज दिया था, लेकिन 2 दिन बाद वो चेक लालो लाल होकर उसके ऊपर लिखा हुआ था नॉट सफिशिएंट फंड्स या डिसऑनर्ड, तो रिवर्स कर दो। तो भाई रिवर्सल की एंट्री तो बहुत आसान है, जो एंट्री की थी आधे वक्त उसका उलट कर दोगे। ठीक है ना? तो इस तरह से कोई थोड़ा सा आपने अब चीज़ों को सोचना है। जाहिर सी बात है, लेवल तो आपका अपग्रेड हो ही गया डेटर की एडजस्टमेंट करने के बाद, तो इंशाल्लाह अब कल BRS और एक्रूवल को रिवाइज करते हुए करेक्शन ऑफ एरर को कोशिश करके समेटने की कोशिश करेंगे। कल ना सिमटा तो शायद एक लेक्चर इस पे और लग जाए, बाकी मेरे ख्याल में काफ़ी है करेक्शन ऑफ एरर, 2 से 3 लेक्चर्स और हो जाएगा। ठीक है जी, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। बात सुने, आपको होमवर्क के अंदर एक सवाल और बढ़ा दिया मैंने। हाँ, तो सिप भी था ही था, टेस्ट वाला सवाल मस्ट लाजमी करेंगे और जीटा, और मुझे आप लोगों पे एतमाद है, आप घर पे करेंगे ये सवाल पहले, फिर लेक्चर लेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह की दाद से, और आप पे एतमाद भी है। अल्लाह हाफ़िज़।